जी गुड मॉर्निंग इंडिया, वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। सो जनाब 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 क्या पढ़ रहे थे लास्ट क्लास में? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स और कॉस्ट ऑडिट के बारे में हम पढ़ना स्टार्ट कर चुके थे। तो हमारी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन थी, दूसरे में हमने कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स का एक टॉपिक स्टार्ट कर दिया था। उस टॉपिक के अंदर क्या पढ़ रहे थे? बेसिक बातें, जो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स कैसे आए इसके बारे में बातचीत चल रही थी। तो कंक्लूजन ऑफ द स्टोरी हमने लिख लिया था। मेरे हिसाब से कुछ कॉमन पॉइंट लिखे थे। कोई आप में से कोई बच्चा मुझे बता पाएगा कि कॉस्ट अकाउंटिंग जो स्टैंडर्ड्स थे इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था? कुछ पॉइंट लिखवाए थे ना स्टार्टिंग में, इंट्रोडक्शन, ऑब्जेक्टिव। आप में से कोई बता पाएगा क्या कि कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बनाने की नौबत क्यों आई? कोई क्या जरूरी है? कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड कहाँ काम आते हैं? क्या काम करने के लिए काम आते हैं? क्या चीज इजी कर देते हैं? कुछ कॉमन पॉइंट लिखवाए थे, ध्यान है आपको? हाँ जी, ध्यान है आपको? पहला ऑब्जेक्टिव क्या था? सभी लोग अपनी कॉस्ट शीट में कॉस्ट का एक जैसा ट्रीटमेंट करें। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाने की नौबत आई थी। इस बात को कैसे पढ़ेंगे? यूनिफॉर्मिटी, कंसिस्टेंसी, ये वाली बात आप पढ़ के चलेंगे। स्कोप के बारे में क्या बताता था? स्कोप के बारे में बताता था कि ये कहां अप्लाई होंगे, कॉस्ट शीट बनाते समय अप्लाई होंगे, और किस किस काम में अप्लाई होंगे। कॉस्ट को क्लासिफाई करना कि कौन सी वेरिएबल है, कौन सी फिक्स है, कौन सी सेमी वेरिएबल है, कौन सी डायरेक्ट है, कौन सी इनडायरेक्ट है, ये कॉस्ट को अपन क्लासिफाई करने के लिए काम में लेते हैं। ओके जनाब। उसके बाद डिस्क्लोजर करना होता है, प्रेजेंट करना होता है। कुछ कॉमन पॉइंट्स थे, ये इंपॉर्टेंट थे भाई। प्रिंसिपल ऑफ मेजरमेंट्स थे, ये लास्ट क्लास में इंपॉर्टेंट थे। इसमें हमको क्या बताया जाता है? हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड ये बताता है कि कौन कौन सी खर्चे को कॉस्ट में शामिल करना है, चाहे अमीर आदमी हो चाहे गरीब आदमी हो। कॉस्ट है वो अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज को डिनोट करेगी। जितने रुपए के रिसोर्सेज कंज्यूम किए हैं वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। उसके लिए 5-6 बातें इसने बता रखी थी। क्या क्या बता रखी थी? इसने बताया था कि कोई भी अबनॉर्मल कॉस्ट है वो कॉस्ट में नहीं आएगी, फाइनेंस कॉस्ट नहीं आएगी, इंप्यूटेड कॉस्ट नहीं आएगी, फाइन पेनल्टी डैमेज नहीं आएगा, रिकवरी है तो कॉस्ट में से घटा दो, ग्रांट सब्सिडी मिली है कॉस्ट में से घटा दो। अगर कोई भी आप स्टैंडर्ड कॉस्टिंग के बेसिस पे कॉस्ट निकालते हो तो नॉर्मल वेरिएंस है वो पार्ट ऑफ कॉस्ट माने जाएंगे, और कोई भी इनपुट या आपको रिफंड मिलता है तो वो कॉस्ट में से घटा दीजिए। क्या ये पॉइंट याद है? 1 2 3 4 5 6 7 8, या 8 पॉइंट याद है कि नहीं जवानों? तुम्हारे खून में गर्मी नहीं है क्या रे? खत्म हो गई है गर्मी तुम्हारे खून की? ओके जनाब, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा असाइनमेंट के बारे में बात कर ली थी। कॉस्ट को असाइन कैसे किया जाएगा, कॉस्ट को असाइन कैसे किया जाएगा, वो बातें चल रही थी। ओके, डिस्क्लोजर के बारे में बातचीत हो गई थी हमारी। कैसे कैसे आपको डिस्क्लोज करना है। आज हम स्टार्ट करेंगे बच्चों कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। तो ओपन कर लीजिएगा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। आइए बच्चों, फाउंडेशन और इंटर में बच्चों आप एक छोटा सा चैप्टर पढ़ा करते थे, क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट के बारे में बेसिक बातें पढ़ा करते थे। वो कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में ही लिखी हुई। आइए जानते हैं। पहला, इन दिस कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इट इज डिस्कस्ड दैट हाउ टू क्लासिफाई टोटल कॉस्ट ऑन वेरियस बेसिस। टोटल कॉस्ट को आप किस किस बेसिस पे बांट सकते हैं? जैसे फिक्स्ड कॉस्ट को अपन बांटते हैं ना, टेंजिबल, इंटेंजिबल, करंट, नॉन करंट, है ना, वैसे ही कॉस्ट को भी बांटा जाता है। तो कॉस्ट को कैसे बांटा जाता है उसके लिए कुछ रूल्स आपने डिसाइड किए हुए हैं। क्या क्या रूल है देखो, ये कुछ बेस है बच्चों। इसका एग्जाम में क्वेश्चन आता है, इसको थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। इसको, इस पॉइंट को थोड़ा मार्क कर लीजिएगा। जो एग्जाम में क्वेश्चन बनता है वो इसी पॉइंट से बनता है कि बताइए क्लासिफिकेशन के क्या क्या बेस हो सकते हैं। तो आपको ये चार्ट याद रखना पड़ेगा। उसके अंदर चार्ट में क्या क्या बातें? नेचर ऑफ एक्सपेंस के आधार पे मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस 3 होंगे। कॉस्ट ऑब्जेक्ट और ट्रेसेबिलिटी के आधार पे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 टाइप होंगे। काम करने के आधार पर, मेजर फंक्शन के आधार पर प्रोडक्शन कॉस्ट, एडमिन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन, R&D कॉस्ट कहलाएगी। बिहेवियर के आधार पे फिक्स्ड कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट कहलाएगी। प्रोडक्शन प्रोसेस के बेसिस पे बैच कॉस्ट, प्रोसेस कॉस्ट, ऑपरेशन कॉस्ट, कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, जॉइंट कॉस्ट कहलाएगी। और डिसीजन के बेसिस पे मार्जिनल कॉस्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, रेलेवेंट कॉस्ट, इंप्यूटेड कॉस्ट, संक कॉस्ट और डिफरेंशियल कॉस्ट कहलाएगी। आपको ये चार्ट याद रखना है। इसमें से कुछ क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपसे ये पूछा जाता है, बताइए बिहेवियर के आधार पे कॉस्ट कितने टाइप की होती है।
बताइए ऑब्जेक्टिविटी या ट्रेसेबिलिटी के आधार पे कॉस्ट कितने प्रकार की होती है? तो आप उस केस में बताएंगे सर 2 प्रकार की होती है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट 2 प्रकार की होती है। ठीक है, चलिए जनाब आगे बढ़ते हैं। पॉइंट नंबर 1 क्लियर है। इसके अंदर बस आपको सिर्फ ये टेबल, ये बेस और इसके नीचे के जो पार्ट हैं वो याद रखने हैं। कॉस्ट कौन से वाले बेस पे क्या क्या उसके नाम हैं। पॉइंट नंबर 3 पे आ जाते हैं बच्चों, डेफिनेशन। जैसे मैंने आपको कॉमन पॉइंट बताया था, हर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में कुछ डेफिनेशंस होती हैं। जैसे हर एक्ट की कुछ डेफिनेशन होती हैं, वैसे ही हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की भी कुछ डेफिनेशंस हैं। सबसे पहले इसमें बताया भाई कॉस्ट किसको बोलोगे डेफिनेशन में, कॉस्ट किसको बोलोगे? तो जनाब मॉनेटरी अमाउंट होना चाहिए ऑफ रिसोर्सेज यूज्ड। देखो इसमें कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अमाउंट पेड या अमाउंट पेबल। जितने रुपए के रिसोर्सेज आपने यूज किए हैं उस रिसोर्सेज का ही आपका कॉस्ट माना जाएगा, भले ही आपने वो कैश डिस्काउंट पे लिए हैं, चाहे भले ही आपने वो लोन पे लिए हैं। मतलब फाइनेंस कॉस्ट को कॉस्ट का पार्ट नहीं माना जाएगा। ओके ओके ओके, आगे चलो बच्चों। आप चाहे प्रोडक्शन कर रहे हो, चाहे आप रेंडरिंग सर्विस का मतलब है सर्विस देना। जैसे कोचिंग क्लासेस की सर्विस होती है, जैसे लाइब्रेरी की सर्विस होती है, जैसे हॉस्पिटल की सर्विस होती है, ट्रांसपोर्ट की सर्विस होती है। तो सर्विस, चाहे आप सर्विस दे रहे हो, चाहे आप गुड्स बना के दे रहे हो कस्टमर को, कॉस्ट का मतलब है जितने रिसोर्सेज को आप यूज करते हैं वही आपकी कॉस्ट मानी जाएगी। ओके, कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं? कॉस्ट सेंटर और कॉस्ट ऑब्जेक्ट, आइए दोनों को बात कर लेते हैं। कॉस्ट सेंटर किसको बोलते हैं? देखो भैया, ऐसी कंपनी का कोई भी डिपार्टमेंट हो, या कोई भी ऐसी जगह हो, या कोई भी ऐसा आदमी हो, या कोई भी इक्विपमेंट हो, फॉर विच कॉस्ट आर एज सर्टेन, जिसके लिए कॉस्ट कैलकुलेट की जा सके, फॉर द पर्पज ऑफ कॉस्ट कंट्रोल, कॉस्ट कंट्रोल करने के पर्पज के साथ, उस लोकेशन को, उस डिपार्टमेंट को, उस पर्सन या उस इक्विपमेंट को कॉस्ट सेंटर बोला जाएगा। सर समझ में नहीं आया, मैंने कहा देसी भाषा में आप ऐसे समझ लो। ऐसी जगह, जैसे मान लीजिए मैं अभी ध्रुव कोचिंग क्लासेस के स्टूडियो में बैठा हूं, यहाँ पे लाइट जल रही है, कैमरा है, यहाँ पे बहुत सारे कॉस्ट इनकर हो रही हैं लगातार, तो ये एक कॉस्ट सेंटर हो गया जहां पे खर्चा हो रहा है। जो रिसेप्शन होता है वहां पे फीस का कलेक्शन होता है, वो रेवेन्यू सेंटर हो गया। कॉस्ट वहां पे भी लगती है, वो कॉस्ट सेंटर भी है, रेवेन्यू सेंटर भी है। तो कॉस्ट सेंटर अगर पूछे तो कॉस्ट सेंटर कंपनी का कोई भी एक ऐसी लोकेशन, ऐसी जगह या एक ऐसा आदमी हो सकता है जो खर्चे करता हो फॉर द बिजनेस पर्पज, उस लोकेशन को बोलते हैं अपन कॉस्ट सेंटर। हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें 2 बातें पूछी जाती हैं। पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जैसे हर कंपनी में एचआर डिपार्टमेंट होता है, ह्यूमन रिसोर्सेज, और दूसरा इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर, जैसे काम करने के लिए ऑपरेटिंग और सपोर्ट सर्विस, जैसे मेरे पीछे कॉलिंग के लिए बैकअप ऑफिस है, तो उसके अंदर जो खर्चे लगते हैं वो इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर कहलाएंगे। तो एग्जाम में यहाँ पे 2 ही बातें पूछी जाती हैं आपसे कि बताइए कॉस्ट सेंटर कितने टाइप के होते हैं, तो हम कहेंगे 2, एक पर्सनल कॉस्ट सेंटर और एक इम्पर्सनल कॉस्ट सेंटर। यहां से बच्चों एक एमसीक्यू आपका तैयार है, यहां एक एमसीक्यू लिख लेना, एमसीक्यू। ओके, कॉपी में आपका जो नोट है उसके अंदर लिख लेना। कॉपी लगा ली है सब बच्चों ने? कॉपी लगा ली क्या? आज क्वेश्चन आंसर भी करेंगे, क्योंकि पहला तो फटाफट कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद आपकी कॉपी चाहिएगी मुझे, है ना। कॉस्ट ऑब्जेक्ट किसके बोलते हैं? फॉर विच कॉस्ट एज सर्टेन, जिसके लिए कॉस्ट निकाली जाए, कॉस्ट ऑब्जेक्ट। जैसे अपन फर्नीचर का व्यापार करते हैं, तो जो टेबल बना रहे हैं वो अपना कॉस्ट ऑब्जेक्ट है ना। दूसरा, अपन अगर शूज बना रहे हैं तो जो शूज बना के बेचेंगे, तो जो प्रोडक्ट बेचेंगे वो अपना कॉस्ट ऑब्जेक्ट है। ऐसा सामान जिसके लिए कॉस्ट निकाली जाए उसको अपन बोलते हैं कॉस्ट ऑब्जेक्ट, या कॉस्ट यूनिट भी बोल देते हैं इसको। ठीक है, तो ये ज्यादा एग्जाम ओरिएंटेड नहीं है, इसके अंदर से सिर्फ एक ही एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। एक तो ये बेस वाला, इसमें से एक क्वेश्चन कोई पूछा जा सकता है कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 में से, और दूसरा अगर पूछा जाए तो टाइप्स ऑफ कॉस्ट सेंटर। इसमें ये 2 बातें आपको ध्यान रखनी है। ओके जनाब, अब नेक्स्ट मुद्दा आता है इसके अंदर डिस्क्लोजर। डिस्क्लोजर जो अभी मैंने आपको कल कॉमन पॉइंट बताए थे, कुछ भी याद नहीं हो तो वो वाले लिख दो, और थोड़ा सा भी अगर आप अच्छी तरीके से लिखना चाहते हैं तो मैंने हर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के जो अलग है, कॉमन वाले तो है ही हैं, उसके अलावा जो अलग है वो अलग जगह लिख दिए हैं। जैसे यहाँ पे क्लासिफिकेशन का बेस कौन सा लिया है आपने अपनी कॉस्ट शीट बनाते समय। अब जब आप अपनी कॉस्ट शीट बनाते हो तो आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट के बेस पे बनाई है। भाई म्यूट रखा करो बच्चों, म्यूट रखा करो, म्यूट रखा करो। हाँ जी, सो डिस्क्लोजर में क्लासिफिकेशन का बेस क्या लिया है आपकी कंपनी ने वो बताइएगा।
कोई भी ऐसी चेंज किया हो आपने कोस्ट स्टेटमेंट अपनी कोस्ट शीट में, तो उस चेंज को भी आप डिस्क्लोज करिएगा जिसका मटेरियल इंपैक्ट, जिसका ज्यादा इंपॉर्टेंट इंपैक्ट आपकी कोस्ट शीट पे पड़ता हो। तो दिस इज अवर कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1। बहुत सिंपल था, छोटा सा था, एक नंबर का एमसीक्यू, एक तो बेस वाली ध्यान रखना है और एक टाइप्स ऑफ कोस्ट सेंटर, पर्सनल और इम्पर्सनल। देखो सर पूरा हो गया, सर ये तो चलने से पहले ही पूरा हो गया। अरे तभी तो मैं बता रहा था, ज्यादा कोई इसके अंदर गणित नहीं है भाई, बहुत इजी वाला मसला है। सिंपल सिंपल बातें पढ़ लोगे मेरे साथ में और उसके बाद मॉड्यूल को कवर कर लोगे, स्कैनर के सारे क्वेश्चन कर लोगे, पास्ट ईयर के कुछ एडिशनल क्वेश्चन कर लोगे, काम तरीके से बन जाएगा। हाँ जी, कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2, ये थोड़ा बच्चों टेक्निकल है। इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी है और थ्योरेटिकल इसमें कम आता है, थ्योरेटिकल ना के बराबर आता है। ये प्रैक्टिकल क्वेश्चन आंसर इसके अंदर निकालने होते हैं। आइए इसके बारे में ये क्या पढ़ाता है हमें, कैपेसिटी के बारे में क्या क्या बातें बताता है। शुरू करने से पहले मैं एक छोटी बात पूछता हूं आपसे, लिफ्ट में गए हो कभी? जरूर गए होंगे कभी ना कभी, बड़ी बिल्डिंग में। बच्चों जो लिफ्ट लगी होती है बड़ी बिल्डिंग के अंदर, क्या उसके अंदर चाहे जितने लोग आ सकते हैं? क्या पूरी बारात एक साथ लेके जा सकते हैं? या उसकी एक कैपेसिटी होती है कि इसके अंदर 10 लोग या 1000 किलो ऐसा सामान उठाया जा सकता है? बोलो हाँ कि ना। देखा आपने ऐसा? जरूर देखा होगा। बच्चों कार चलाते हैं हम, कार चलाते हैं, कार का स्पीडोमीटर होता है, उसमें ऐसे स्पीड होती है 60 की, 80 की, 100 की, 120 की, 240 की, 360 की, होती है कि नहीं होती स्पीडोमीटर में? देख, हाँ जी, तो आपने देखा होगा, जरूर देखा होगा। यस सर देखा होगा। अब मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये कैसे डिसाइड होता है कि ये 1000 क्वांटिटी, 1000 किलो या 10 लोग ही मैक्सिमम कैपेसिटी है इसकी? ये कैसे डिसाइड होता है? ये कार है, ये 240 भागेगी कि 360 भागेगी, ये कैसे डिसाइड होता है? एक मशीन है, वो 8 घंटे, पूरे दिन 24 घंटे होते हैं, 24 घंटे में से कितने घंटे वो काम कर सकती है, ये कैसे डिसाइड होता है? किसी चीज की कैपेसिटी कितना काम करेगी वो, ये कैसे डिसाइड होता है? इसी को पढ़ने के लिए, इसी को समझने के लिए बच्चों कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 हमको बताता है कैपेसिटी डिटर्मिनेशन। आइए बच्चों पढ़ते हैं इसके अंदर काफी इंटरेस्टिंग भी चीजें हैं और कुछ डिस्प्यूट भी हैं इसके अंदर, वो भी क्लियर करके चलेंगे। लिखना, इन दिस कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड वी विल लर्न अबाउट हाउ टू कैलकुलेट कैपेसिटी। हम इस कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड में पढ़ेंगे कि कैपेसिटी को निकाला कैसे जाता है, कि एक मशीन कितना मैक्सिमम काम कर सकती है वो कैसे निकाला जाता है, और कैपेसिटी का मीनिंग क्या है। देखो कैपेसिटी का मीनिंग मतलब पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क, संभावित काम जो उस मशीन को यूज करके किया जा सकता है, पोटेंशियल अमाउंट ऑफ वर्क, ठीक है, ऑफ एनी प्लांट मशीन या डिपार्टमेंट। कोई भी प्लांट मशीन डिपार्टमेंट वो कितने घंटे काम कर सकती है, इसके बारे में हमको ये कैपेसिटी डिटर्मिनेशन कोस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 हमको बताता है। आइए जनाब पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ कैपेसिटी, कितने तरह की कैपेसिटी हमको निकालनी पड़ेगी। देखो बच्चों, एक होती है मैक्सिमम कैपेसिटी, जिसका दूसरा नाम होता है थ्योरेटिकल, तीसरा नाम होता है इंस्टॉल्ड, चौथा नाम होता है रेटेड कैपेसिटी। जैसे लिफ्ट के अंदर 1000 लोग आ सकते हैं, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी, सॉरी 1000 किलो सामान आ सकता है, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। कार 360 की स्पीड तक भाग सकती है, ये इसकी मैक्सिमम कैपेसिटी है। लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको ये कार लिफ्ट की कैपेसिटी नहीं निकालनी। हमको क्वेश्चन ऐसे बोलेगा, एक फैक्ट्री है हमारे पास, वो जो फैक्ट्री है वो कितने क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कर सकती है पूरे साल में। अभी अभी था एक सेल्टोस कार आई थी, ध्यान हो आपको, लगभग 1.5-2 साल पहले उसका लॉन्चिंग हुआ था। देखिए आपने सेल्टोस, किया सेल्टोस कार आई है एक, जरूर देखी होगी। उसके नए प्लांट लगे थे बच्चों इंडिया के अंदर, नए प्लांट लगे थे इंडिया के अंदर, नए प्लांट लगे थे। उसकी जो डिमांड थी ना, डिमांड उस समय वो बहुत अधिक हो गई थी, लेकिन उसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी थी ना, वो लगभग शुरुआत में थी 20,000 क्वांटिटी थी बस पर मंथ, 20,000 क्वांटिटी पर मंथ। तो ये 20,000 क्वांटिटी इस प्लांट की कैपेसिटी थी। तो हमको इस चैप्टर में जानना है ये 20,000 क्वांटिटी कैसे प्लांट की कैपेसिटी निकाली जाती है।
दूसरी बात बच्चों, अगर एक साथ सब बच्चे बताना, अगर 100% प्लांट को यूज करते हैं तो 20,000 क्वांटिटी पर मंथ बना सकते हैं। क्या 100% कंज्यूम करना, यूटिलाइज करना, इज इट पॉसिबल? यस और नो? क्या 100% रिसोर्सेज को कंज्यूम करना पॉसिबल होता है क्या? बीच में छुट्टियां भी हो जाती हैं, कंपनी बंद भी रहती है, कभी वर्कर छुट्टी पे चले जाते हैं, कभी टेक्निकल प्रॉब्लम आ जाती है, कभी उनका लंच का समय हो जाता है, कभी डिनर का समय हो जाता है। क्या इज इट पॉसिबल दैट 100% रिसोर्सेज कैन बी यूज्ड? नो सर, नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। इसी प्रकार बच्चों, अगर मैं आपको कहूं, देसी भाषा में समझाऊं, आपका कॉस्ट ऑडिट का 100 नंबर का पेपर है, तो मैक्सिमम तो आप 100 नंबर ले सकते हो। क्या आप 100 नंबर लेके आ सकते हो क्या? नहीं, कुछ याद नहीं रहेगा, कुछ एक दो सवाल गलत लिख देंगे, तो आप लगभग 90 के आसपास स्कोर कर सकते हो। तो इसका मतलब एक होता है 100% कैपेसिटी जो कागजों में निकाली जा सकती है, लेकिन धरातल पे, एक्चुअल पे अचीव नहीं की जा सकती। कुछ ना कुछ उसमें प्रॉब्लम पड़ ही जाती है ना। तो यहां पे हम एक कंपनी, एक फैक्ट्री, एक प्लांट की कैपेसिटी कैसे निकालेंगे बच्चों? मैक्सिमम टू मैक्सिमम वो कितना घंटे काम करके कितना आउटपुट बना पाएगी। हमको किया सेल्टोस कार बनानी है, कार बनाने के लिए हमारे पास बहुत सारे रिसोर्सेज को एक साथ लाना पड़ेगा। क्या हम इस फैक्ट्री को 24 घंटे काम में ले सकते हैं? 24/7 ओपन रखें इसको? क्या हमारे पास इतने वर्कर हैं? तो ये निकलेगी कैसे? अगर हम इसको 24 घंटे और 365 दिन तक इसको खोले के चलाते रहें तो कितनी क्वांटिटी ये प्रोड्यूस कर देगी। तो इसको बोलते हैं अपन इंस्टॉल्ड या कैपेसिटी। ये निकलेगी कैसे? किसको किससे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा? देखो बच्चों, इसको ऐसे मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा, नंबर ऑफ डेज, कितने दिन हम फैक्ट्री खोलेंगे। क्योंकि हम मैक्सिमम कैपेसिटी निकाल रहे हैं तो हम मानेंगे कि 365 दिन हम फैक्ट्री खोलेंगे। ओके, फिर एक दिन में कितने घंटे काम करोगे? आवर्स पर शिफ्ट। भैया अब देखो, कानून के हिसाब से ना आप 8 घंटे काम कर सकते हो फैक्ट्री के अंदर। मेरे को बताओ बच्चों, क्या एक ही वर्कर को आप 24 घंटे काम करवा सकते हो क्या लॉ के हिसाब से? होता है वो अलग चीज है, लेकिन लॉ के हिसाब से क्या आप 8 घंटे से ज्यादा उसको काम करा सकते हैं? नहीं करा सकते। तो यहां पे हम जो कैलकुलेशन करेंगे ना, वो लॉ के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो हमने कहा भैया लॉ के हिसाब से 8 घंटे की एक शिफ्ट होती है काम करने की। भाई 8 घंटे ड्यूटी करेंगे लोग, उसके बाद में अपनी पत्नी को संभालेंगे, भाई अपने बीवी बच्चों को संभालेंगे। हाँ, आप नंबर ऑफ शिफ्ट बढ़ा सकते हो, 8 घंटे की एक शिफ्ट, फिर वो एम्प्लॉय चले जाएंगे, फिर दूसरे एम्प्लॉय आएंगे, वो 8 घंटे ड्यूटी देंगे, फिर तीसरा लोट आएगा एम्प्लॉयज का, वो ऐसे करके तो आप 24 घंटे अपनी काम को चलवा सकते हो, लेकिन एक एम्प्लॉय से नहीं चलवाओगे। तो हमने कहा 8 घंटे, अगर अपने को 100% कैपेसिटी यूज करनी है तो 365 दिन फैक्ट्री खोलो, 8 घंटे पर शिफ्ट में काम कराओ। और 1 घंटे में कितनी कार सेल्टोस बना दोगे आप, यूनिट पर आवर, 1 घंटे में कितनी कारें बना दोगे? तो वो आपको बताना पड़ेगा कि 10 कार बना देंगे, कि हम 20 कार बना देंगे, कि 25 कार बना देंगे। इसी प्रकार पेन की फैक्ट्री है तो 1 घंटे में कितने पेन बना देंगे, शूज की फैक्ट्री है तो 1 घंटे में कितने शूज बना देंगे, चेयर की फैक्ट्री है तो 1 घंटे में कितने चेयर बना देंगे। ये बात आपको बतानी पड़ेगी, ये आपको निकलानी पड़ेगी। आर्स यूनिट पर आर, यूनिट पर आर। अच्छा बच्चों, ये यूनिट पर आर कैसे बनेंगी, ये कैसे निकलेंगी? आप इंटरमीडिएट में ऑपरेशन मैनेजमेंट का एक चैप्टर पढ़ के आए हो क्या? उसमें एक प्रोडक्टिविटी मैनेजमेंट का एक चैप्टर होता था, और उसमें कैलकुलेशन निकालते थे अपन, स्टैंडर्ड टाइम टू प्रोड्यूस्ड 1 यूनिट। यस और नो? याद है आपको? स्टैंडर्ड टाइम मतलब ये R&D का विषय है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट करके ये वाले निकाले जाते हैं कि 1 घंटे में कितनी क्वांटिटी बना देगा। ये रिसर्च का विषय है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्वेश्चन वाले को खुद को ही बताना पड़ेगा कि 1 घंटे में आप कितनी क्वांटिटी बनवा दोगे। ये हमको क्वेश्चन में गिवन मिलेगा कि 1 घंटे में हम कितनी बनाएंगे। और नंबर ऑफ शिफ्ट, क्या 8 घंटे की एक ही शिफ्ट है, कि 2 शिफ्ट हैं, कि 3 शिफ्ट हैं? तो हम जब 24 घंटे काम करेंगे तो 3 शिफ्ट में काम करेंगे। तो इन सबको मल्टीप्लाई कर दोगे तो एक यूनिट्स निकलाएंगे। हम कहेंगे अगर आप 1 दिन की भी छुट्टी ना लें, एक सांस भी ना लें, तो आप इतनी क्वांटिटी प्रोड्यूस्ड कर पाओगे। ये एक प्लांट की, एक फैक्ट्री की, एक ऑफिस की 100% कैपेसिटी अगर यूज हो जाए तो इतनी आउटपुट बन सकता है पूरे साल में, पूरे साल में, है ना, पूरे साल में। क्या यहां तक बात समझ में आई?
चल सकता हूं आगे कि आप मैक्सिमम कैपेसिटी कैसे निकालोगे। मैक्सिमम कैपेसिटी ये सोच के निकाली जाती है कि अगर आप एक दिन की भी छुट्टी ना करें, 24/7 अगर आप काम करें तो काम कितना बन सकता है। आपको एक छोटी सी मजे की बात बताऊं क्या आपको। आप मेरे साथ एक घटना घटी थी, आपको छोटी सी बात बताता हूं आपको, है ना, है तो बात अंदर की लेकिन आपको बताता हूं। देखो बच्चों, मैंने ना अभी एक रिजॉर्ट ओपन किया, ठीक है। तो शुरुआती महीने में काफी ठीक चला, कई सारी बुकिंग आ गई। छोटी अंदर की बात बताता हूं, ठीक है। तो अभी मान लीजिए, मैंने अमाउंट तो नहीं बताऊंगा मैं आपको, मान लीजिए पहले दिन हमने इनॉग्रेशन किया, उस दिन हमारा कलेक्शन था ₹X, और बहुत बढ़िया कलेक्शन था, ठीक है। तो हम बैठे शाम को, तो हमने सोचा देखो एक दिन का ये, पर डे का ये है। हमने कहा हमारा रिजॉर्ट तो 24/7 ओपन रहेगा, तो इसका मतलब एक महीने क्या, हमने मल्टीप्लाई कर दिया 30 से। फिर मैंने कहा भाई 30 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हो, इस x अमाउंट को मल्टीप्लाई करो 365 से, वो बन गया y अमाउंट। मैंने कहा पूरे साल में इतने रुपए का टर्नओवर हो जाएगा। मेरे को बताओ बच्चों, क्या पॉसिबल है कि आपने जो प्लान किया था कि 100% यूज हो जाएगा कलेक्शन, वही 100% 365 दिन तक आप परफॉर्म कर पाए? नहीं कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो हमारी 100% कैपेसिटी को आप पूरे साल तक आप यूज नहीं कर पाते हैं। इसी प्रकार जब आप सीए में बन जाएंगे, आप पैसे कमाने शुरू करेंगे, तो आप भी तो अपने मन में कैलकुलेशन करते हो ना कि मैं नौकरी लगूंगा 18 लाख रुपए की साल की, तो 18 लाख रुपए का पैकेज होगा, तो मेरे को पर महीने जो मिलेंगे वो आप डिवाइड करते हो, कई बार करते हो कि नहीं करते हो। 1.5 लाख रुपए की नौकरी मुझे मिलेगी, 1.5 लाख की एक तो 12 महीने की, और फिर मैं 30 साल नौकरी करूंगा और उसके बाद ये अमाउंट मिल जाएगा मेरे को, ये बिजनेस कर दूंगा। बताओ बच्चों, क्या ये एक्चुअल में कभी धरातल पे उतर पाता है? क्या एक्चुअल में अचीव हो पाता है? जो 100% रिसोर्सेज आपने पहले दिन सोचे थे, क्या वो अचीव हो पाते हैं? क्या नहीं हो पाते हैं, नहीं हो पाते हैं। तो इसी प्रकार कैपेसिटी के अंदर भी यही कंसेप्ट है। कैपेसिटी के अंदर भी बच्चों यही कंसेप्ट है कि आप जो मैक्सिमम डिजाइन करते हो कि इस फैक्ट्री के अंदर मैक्सिमम इतना क्वांटिटी इतना बन सकता है, वो बनता नहीं है, कभी भी नहीं बनता है वो। तो सर बनता कितना है? तो मैंने कहा देखो, आपने सोचा था 365 दिन काम करने का, लेकिन एक्चुअल वर्किंग डेज है ना वो 365 होते ही नहीं है। उसमें 52 तो संडे की छुट्टी हो जाती है, होली दिवाली की 20-22 छुट्टियां ये हो जाती हैं, कभी स्ट्राइक हो जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो इफेक्टिवली आप 280 से 290 दिन काम कर पाते हो। ओके, आवर्स पर शिफ्ट एक्चुअल भाई 8 घंटे की ड्यूटी है बच्चों, तो मेरे को बताओ क्या 8 घंटे की ड्यूटी में वर्कर लोग 8 घंटे मशीनों पे ही लगे रहेंगे? बीच में स्मोकिंग के लिए बीड़ी भी तो पियेंगे, खाना भी तो खाएंगे, फोन पे बात हेलो है, मैसेज आ जाएगा भाई, उसका भी तो रिप्लाई करेंगे, यस और नो करेंगे कि नहीं करेंगे? तो इसका मतलब 8 घंटे काम नहीं हो पाएगा, 7 घंटे, 6 घंटे, 5.5 घंटे ही इफेक्टिवली रूप से काम हो पाएगा। जैसे अभी अपन क्लास लेते हैं तो 1 घंटे की क्लास में 52-53 मिनट ही तो पढ़ा पाते हैं, 4-5 मिनट तो इधर उधर खराब ही हो जाती है सिस्टम सेट करने में, होती है कि नहीं होती? तो हमने कहा भैया ये इसको बोलते हैं प्रैक्टिकल या अचीवेबल कैपेसिटी, जिसको अचीव किया जा सकता है धरातल के ऊपर। ओके, उसके बाद मैंने कहा एक घंटे में इफेक्टिवली कितनी यूनिट बन जाएंगी वो अपने को डिसाइड करना है, और नंबर ऑफ शिफ्ट कितनी होंगी। हो सकता है आप 2 शिफ्ट में काम करवाएं, एक्चुअल में हो सकता है आप 3 शिफ्ट में काम कराएं या एक ही शिफ्ट में काम कराएं, जो भी होगा वो अपने को यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देना है। तो सब बच्चे बताओ, 100% वाली कैपेसिटी ज्यादा होगी ना, ये वाली क्वांटिटी ज्यादा होगी, ये वाली क्वांटिटी थोड़ी सी कम होगी। तो ऐसे करके आपने को एक पूरे फैक्ट्री की प्लांट की पूरी कैपेसिटी अपने को निकालनी होती है। ओके जनाब, तो मैंने कहा भाई ये कैसे निकलती है? इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में से आइडल टाइम माइनस मेंटेनेंस टाइम। आइडल टाइम मतलब छुट्टियां हो गई, मेंटेनेंस टाइम मतलब रिपेयर मेंटेनेंस के लिए मशीनें ही बंद करनी पड़ेंगी, तो ये टाइम आप घटा देंगे इसके अंदर से, तो आपकी अचीवेबल कैपेसिटी आ जाएगी, प्रैक्टिकल कैपेसिटी आ जाएगी। तीसरा है बच्चों एक्चुअल कैपेसिटी, जनरली गिवन इन क्वेश्चन, कि आप एक्चुअल में कितना काम किया है। देखो ये तो आपने अपनी फैक्ट्री डिजाइन करी थी इस हिसाब से, या अपनी फैक्ट्री डिजाइन की थी 100% के हिसाब से,
लेकिन फैक्ट्री में काम पॉसिबल था कि 365 दिन काम होगा नहीं, 290 ही दिन काम हो पाएगा। लेकिन एक्चुअल में स्ट्राइक हो गई बच्चों, 280 दिन ही काम हो पाया। तो एक्चुअल में हो सकता है कम भी अचीव हुआ हो सकता है ज्यादा भी अचीव हुआ हो। मतलब ये वाला जो है ना, ये जनरली क्वेश्चन वाले को ही बताना पड़ेगा कि एक्चुअल में आपने फैक्ट्री को कंज्यूम करके इस फैक्ट्री इस प्लांट में कितनी कारें बनाई हैं, कितनी क्वांटिटी आपने बनाई है, वो जनरली क्वेश्चन को ही बताना पड़ता है। हमको क्योंकि कॉस्ट ऑडिट का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो हमको यहाँ रिपोर्टिंग करनी होती है थोड़ी सी, तो हम रिपोर्टिंग करने के समय ये बताएंगे कि कितने % कैपेसिटी को आपने यूज किया है। तो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन बताएंगे हम यहाँ पे, कैपेसिटी यूटिलाइजेशन। ये कैसे निकलेगा देखो जनाब, कैसे निकलेगा। फिर इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। एक्चुअल कैपेसिटी डिवाइड बाय इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, आपने अपनी 100% कैपेसिटी में से कितनी % कैपेसिटी यूज की है वो आप मल्टीप्लाई करेंगे, तो मेरे हिसाब से यहाँ पे आपका परसेंटेज यूटिलाइजेशन आ जाएगा। ये हमको निकालना होता है। फिर हमको निकालना होता है बच्चों एक नॉर्मल कैपेसिटी। नॉर्मल मतलब पास्ट ईयर के बेसिस। अच्छा, एक नॉर्मल लॉस पढ़ा था क्या प्रोसेस कॉस्टिंग में आपने? नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस के बारे में कुछ सुना हुआ है आपका इंटर में? प्रोसेस कॉस्टिंग ध्यान है? नॉर्मल लॉस, अब नॉर्मल लॉस मेरे को बताओ बच्चों, नॉर्मल लॉस कितना होगा, इसके बारे में कैसे पता करते हो? नॉर्मल लॉस एक इनपुट आउटपुट बनाने में बीच में कितना हो जाएगा, इसका डिसीजन, इसका जो एस्टिमेशन है क्या पास्ट ईयर के एक्सपीरियंस के बेसिस पे लेते हो क्या नॉर्मल लॉस का? बोलो हाँ कि ना। यस सर। तो बताओ बच्चों नॉर्मल कैपेसिटी का कैसे करूं कि नॉर्मली हमारी कंपनी एवरेज बेसिस पे पिछले सालों में कितना आउटपुट बनाती आई है। हम सेल्टोस की फैक्ट्री हैं तो हम सेल्टोस की कारें कितना बनाते आए हैं, हम मारुति सुजुकी की फैक्ट्री हैं तो मारुति सुजुकी का कितनी कारें हर साल बनाती आई है। तो एवरेज ऑफ पास्ट एक्चुअल कैपेसिटी, एवरेज ऑफ पास्ट एक्चुअल कैपेसिटी, वो हमारी नॉर्मल कैपेसिटी कहलाएगी, नॉर्मल कैपेसिटी कहलाएगी। ओके बच्चों, ठीक है, आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। उसके बाद बच्चों आती है आइडल कैपेसिटी। आइडल, खाली कितनी रह गई, खाली कितनी रह गई। तो खाली के लिए आपको देखो, एक तो इंस्टॉल आपकी 100% थी, म्यूट रखेंगे भाई, म्यूट रखेंगे। इंस्टॉल 100% आप यूज कर सकते थे। मान लीजिए आपने बनाई बच्चों 60 कारें, तो इसका मतलब 40% कैपेसिटी आपने यूज ही नहीं की। यूज नहीं की मतलब आपकी है आइडल कैपेसिटी। अब आइडल आपने यूज क्यों नहीं की, इसके दो रीजन हो सकते हैं, या तो नॉर्मल रीजन है या तो अब नॉर्मल रीजन है, या तो स्ट्राइक वगैरह हो गई, एक्सीडेंट हो गया, मशीनें टूट फूट गई, अब नॉर्मल रीजन है, या फिर नॉर्मल रीजन है कि भैया ठीक है अब की बार तो हम नहीं कर पाए। तो इसके दो पार्ट में इसको बांटेंगे बच्चों, एक तो नॉर्मल आइडल और एक अब नॉर्मल आइडल, और बीच में रख देंगे बच्चों इसका कंपैरिजन जो होगा ना वो प्रैक्टिकल कैपेसिटी से होगा, प्रैक्टिकल कैपेसिटी से। देखो बच्चों यहाँ पे अब थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जो पुराने सवाल होते थे ना 2010 से 2012-13 के जो स्कैनर के क्वेश्चन थे, तो उसके अंदर कभी कभी यहाँ प्रैक्टिकल की जगह नॉर्मल भी ले लिया जाता था, नॉर्मल, यहाँ पे नॉर्मल। लेकिन अब अपने को जो सिलेबस है उसके अंदर अपने को यहाँ पे प्रैक्टिकल कैपेसिटी ही बीच में रखनी है। मतलब पास्ट ईयर के बेसिस पे हम अपना डिसीजन नहीं लेंगे, ठीक है, पास्ट ईयर के बेसिस पे नहीं लेंगे हम। ये प्रैक्टिकल जो अचीवेबल है हम इससे अपना वैल्यूएशन करेंगे, इससे हमारा वैल्यूएशन करेंगे, ठीक है। तो नॉर्मल और आइडल डिस्क्लोजर में वही 3-4 बातें हैं, और कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 कंप्लीट हो जाएगा हमारा। आइए इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे इसके बाद। डिस्क्लोजर में देखना, इन कॉस्ट अकाउंटिंग बच्चों डिस्क्लोजर में क्या क्या बताना होगा, बेसिस ऑफ अराइविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ कैपेसिटी, आप अपनी कैपेसिटी की कैलकुलेशन कैसे करिए इसके बारे में आपको कॉस्ट शीट में बताना होता है। इफ एनी चेंज इन इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, कोई भी चेंज होता है तो उसके रीजन बताओ। कैपेसिटी एनहांसमेंट और आउटसोर्स आपने कर दी है काम, मतलब सेल्टोस का डिमांड इतना आ गया है कि आपने कुछ कारें दूसरी फैक्ट्री मारुति सुजुकी की फैक्ट्री में बनवाए, उनके रिसोर्सेज आपने यूज किया, आउटसोर्स टायर बनवा लिए, वहां से शीट आपने बनवा ली, तो कितनी आउटसोर्स करा है वो भी आपको बताना होगा। एक्चुअल प्रोडक्शन इन हाउस कितना किया है और बाई आउटसोर्स कितना किया है ये भी आपको बताना होगा। रीजन ऑफ लो कैपेसिटी यूटिलाइजेशन ये भी बताना होगा। अब नॉर्मल कॉस्ट ड्यू टू अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ कैपेसिटी, ये बात अभी समझ में नहीं आएगी आपको, अब नॉर्मल वाली एक चैप्टर पढ़ाऊंगा, इसमें केस स्टडी आएगी, उसके अंदर ये समझ में आएगा। डिस्क्लोजर कोई भी सिग्निफिकेंट हो तो वो करना ही पड़ेगा, और आपको फुटनोट में आपको चीजें रखनी ही पड़ेंगी। अब एक छोटी सी बात मुझे यहाँ पे आपको समझानी है, उसके बाद इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे। देखो डिस्क्लोजर, मैं एक ना छोटी सी आपको एक्स्ट्रा बात बताता हूँ, एग्जाम से ओरिएंटेड अलग बात बताता हूँ। देखो ये डिस्क्लोजर कहाँ काम आते हैं बच्चों, ये डिस्क्लोजर कहाँ काम आते हैं, छोटी सी मेरी बात सुनना। हम हैं कॉस्ट अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हैं तो हम अगर प्रैक्टिस करते हैं बच्चों तो हम लोगों की कॉस्ट ऑडिट करने का काम लेते हैं, कॉस्ट ऑडिट।
बहुत सारे कॉस्ट अकाउंटेंट हैं, जयपुर में भी हैं, जयपुर के बाहर भी हैं, जो कॉस्ट ऑडिट का काम करते हैं। बहुत कम है, ज्यादातर बच्चे जॉब में ही जाते हैं, कॉस्ट ऑडिट का काम बहुत कम करते हैं। तो जब कॉस्ट ऑडिट करने जाते हैं ना बच्चों, तो कॉस्ट ऑडिटर को कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है उस कंपनी के प्रोडक्ट वाइज, जितने भी प्रोडक्ट बनाती है। जैसे मान लीजिए पार्ले-जी कंपनी है, तो पार्ले-जी कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट है उनकी कॉस्ट शीट बनेगी। मारुति सुजुकी है, तो मारुति सुजुकी के जितने भी मॉडल है उनकी कॉस्ट शीट बनेगी, और वो कॉस्ट अकाउंटेंट बनाएगा जाके कॉस्ट ऑडिट करने से पहले। और इस कॉस्ट शीट का बच्चों एक फॉर्मेट दिया गया है कंपनीज एक्ट 2013 में। CRA रूल्स हैं, CRA रूल्स में इनका फॉर्मेट दिया गया है। हाँ महिमा, इसमें थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी हैं। 70% CAS में थ्योरेटिकल है, 30% प्रैक्टिकल है। ठीक है, पहली क्लास में बताया था मैंने। हाँ, तो मैं आपको बता रहा था बच्चों, कॉस्ट शीट बनानी पड़ती है, उसका एक फॉर्मेट है। फॉर्मेट जो है वो CRA रूल्स में, और वो फॉर्मेट हमारे मॉड्यूल में दिए गए हैं बच्चों। हमारे मॉड्यूल में अपन सीखेंगे इनको भी, इनके भी क्वेश्चन आएंगे, हमारे मॉड्यूल में दिए गए हैं। मैं आपको थोड़ा सा बता भी देता हूँ। देखो कहाँ पे मिलेंगे आपको मॉड्यूल, कुछ फॉर्मेट्स मिलेंगे आपको एनेक्जर्स में, क्वेश्चनियर और FAQ। एक तो यहाँ पे मिलेंगे 481 पेज नंबर पे मिलेंगे, या तो पहले बीच में हुआ करते थे वो। जस्ट मैं एक बार देख के आपको बता भी देता हूँ। देखो ये रहे फॉर्मेट, देखो ये बच्चों फॉर्मेट होते हैं। जब कॉस्ट ऑडिट रिपोर्ट बनाती है ना, तो ये कॉस्ट ऑडिटर को भरने होते हैं। CRA2 तो नहीं भरना होता उसको, CRA3 फॉर्मेट होता है। ये अभी पढ़ाऊंगा मैं, एक CRA चैप्टर आएगा अपना पूरा का पूरा, लेकिन ये चैप्टर कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड से भी डील करता है थोड़ा मैं आपको प्रैक्टिकल नॉलेज देना चाहता था। देखो एक मिनट, देखो ये एवरेज कॉस्ट स्टेटमेंट बनानी पड़ती है। उसमें बताना पड़ता है क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी CTA हेडिंग है, कितनी यूनिट उसने बनाई है, करंट ईयर में कितनी बनाई, प्रीवियस ईयर में कितनी बनाई है, फिनिश गुड्स कितना परचेज किया है, कैप्टिव कंजप्शन कितना है, अदर एडजस्टमेंट कितनी है, सोल्ड कितना है, ये सारा ब्यौरा देना पड़ता है, सारा ब्यौरा। और उसके बाद जब ये कॉस्ट शीट बनती है ना, तो इसके डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट लगाने पड़ते हैं नीचे, ऐसे डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट। उसमें बताना पड़ता है कि इस कंपनी की मैक्सिमम कैपेसिटी कितनी है, इसने अपना अंडर यूटिलाइज किया है कि ओवर यूटिलाइज किया, ताकि कंपनी वालों को ये तो पता रहे ना हम इससे ज्यादा क्वांटिटी बना सकते हैं, हमने हमारी पूरी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन है, हम इसको कैसे बढ़ाएंगे, इसके बारे में जानकारी वो ऑडिट से ही ले सकते हैं। तो हमको क्योंकि एग्जाम पास करना है, तो एग्जाम में ये बातें पूछी नहीं जाती हैं, लेकिन ये प्रैक्टिकल जीवन में आपके है ना आपस में इंटरकनेक्टेड होती हैं। तो जैसे अपन ये जो बना रहे हैं ना, ये वाला जो काम कर रहे हैं डिस्क्लोजर वाला, ये कॉस्ट शीट के नीचे लिखा जाता है, लेकिन एग्जाम में तो ऐसा पूछा नहीं जाता। एग्जाम में क्या पूछा जाता है, सीधा पूछा जाता है बताइए कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट बताइए। तो उस केस में आपको ये आजकल टाइपिंग वाला है आ गया है अपना, तो टाइपिंग के अंदर आपको ये देना होता है कि इस कंपनी की कितनी कैपेसिटी यूटिलाइज हुई है, कितनी और अधिक इनको करनी चाहिए, नॉर्मल आइडल कितनी है, अब नॉर्मल आइडल कितनी है। तो ये अपना कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 यहाँ पे हो जाता है बच्चों कंप्लीट। अब इसके कुछ क्वेश्चन आंसर करते हैं, आइए फटाफट से। तो कॉपी पेन ओपन कर लीजिएगा और PDF ओपन कर लीजिएगा। आइए बच्चों, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के क्वेश्चन आंसर, ये प्रैक्टिकल है पूरा का पूरा, तो मैं निकाल लेता हूँ। ये आपको पेज नंबर मिलेगा, क्वेश्चन थोड़े से पेज नंबर पलट दिए हैं नए वाले मॉड्यूल में। आठ पे पहुंच गया अपन तो। तेईस 24 गाइडेंस नोट आ गए। ये रहे इसके बच्चों क्वेश्चन जो स्टार्ट हो रहे हैं ना, जो इकट्ठे ही क्वेश्चन दे रखे हैं, ये पेज नंबर 215 नया वाला जो मॉड्यूल है उसमें पेज नंबर 215 पे है, और जो पुराना वाला मॉड्यूल था उसमें कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर जो 2 है उसी के आगे दे रखे थे। अब इन्होंने क्या कर दिया, पहले कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 1 से लेके 24 तक की तो थ्योरेटिकल पॉइंट एक साथ लिख दिए, और जहां से 24 खत्म होता है उसके बाद इलस्ट्रेशन नंबर 1, 2, 3 से लेके 7, 8 तक क्वेश्चन इसके अंदर दिए गए। तो आइए जनाब, एक ही क्वेश्चन करेंगे आज हम। इलस्ट्रेशन नंबर 1 पेज नंबर 215 ओपन कर लीजिए बच्चों, पेज नंबर 215।
देखो, आपको एक कंपनी का ये डेटा है, आप एक कॉस्ट अकाउंटेंट है, आप इस कंपनी को बताएंगे कि बताइए इस कंपनी की इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है। डेटा आपने कंपनी के पास से ले लिया है, प्रैक्टिकल कितनी है, एक्चुअल परसेंटेज में बतानी है, नॉर्मल कितना है, आइडल कितना है, अब नॉर्मल आइडल कितना है, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड नंबर 2 के हिसाब से आपको अपना आंसर देना है। तो आइए कंपनी के डेटा को कैसे पढ़ेंगे। देखो, एक बर्नेट लिमिटेड है, एक कंपनी है बच्चों, बर्नेट लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग करती है, प्रोवाइड करती है फॉलोइंग रिकॉर्ड्स फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2018। आपको डेटा कंपनी वाले देंगे, क्या क्या दिया, बोला कंपनी की स्पेसिफिकेशन ऐसी है कि कंपनी में जो मशीन है वो 1 घंटे में 1500 क्वांटिटी बनाई जा सकती है। बच्चों, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, ये 1500 क्वांटिटी कैसे निकली होंगी कि 1 घंटे में ये मशीन 1500 क्वांटिटी बना देती है, ये कैसे निकली होंगी? ये बच्चों रिसर्च से निकली होंगी, R&D करके, टेस्ट करके। ये R&D अपने को एग्जाम में नहीं करनी, ये ऑलवेज क्वेश्चन में गिवन होगी कि एक घंटे में कितनी बनाई जा सकती है। नंबर ऑफ शिफ्ट, 8 घंटे की एक ड्यूटी है पर डे, और 3 शिफ्ट में काम करेंगे, मतलब हम ये फैक्ट्री है, ये 24/7 काम करेगी। ओके, पेड हॉलीडे 365 दिन खुलेगी, लेकिन इसमें संडे आ जाएंगे 52 और कुछ होली दिवाली की छुट्टियां आ जाएंगी 12। तो बच्चों इतने दिन तो छुट्टियां हो गई, फैक्ट्री बंद, तो इतने दिन तो काम होगा ही नहीं, अचीव करा ही नहीं जा सकता ये तो। ओके, आगे क्वेश्चन बोलता है मेंटेनेंस का काम भी होगा, मशीनों की मेंटेनेंस भी होगी, लेकिन मेंटेनेंस इन्हीं छुट्टियों में करा देंगे। तो मेंटेनेंस के लिए अलग से मशीनों को बंद करने की आवश्यकता या अलग से फैक्ट्री की छुट्टी करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है भाई, ये समय तो बच गया। प्रिवेंटिव वीकली मेंटेनेंस भी करवाएंगे, ये संडे के दिन करवा देंगे, तो इसके मतलब मेंटेनेंस के में अलग से फैक्ट्री को बंद करने की आवश्यकता नहीं है, प्रोडक्शन इफेक्ट नहीं होगा। ओके, आगे बोलता है नॉर्मल आइडल टाइम ड्यू टू लंच टाइम, शिफ्ट चेंज एटसेट्रा 1 घंटा, मतलब 8 घंटे की जो ड्यूटी है उसमें 1 घंटा तो खराब ही हो जाता है, तो काम है वो 7 घंटे ही हो पाता है, काम है वो 7 घंटे ही हो पाता है। आगे क्वेश्चन बोलता है प्रोडक्शन ऑफ द पास्ट 5 साल का प्रोडक्शन ये है बच्चों, 5 साल का प्रोडक्शन ये है, तो आप और एक्चुअल प्रोडक्शन तो 2018 में किया है इन दिस ईयर वो ये है। आपको बताना है इंस्टॉल्ड कैपेसिटी कितनी है, प्रैक्टिकल कितनी अचीव थी, एक्चुअल यूज कितनी हुई, नॉर्मल कैपेसिटी कितनी है, आइडल कितनी, अब नॉर्मल आइडल कितनी। आइए फटाफट से कैलकुलेट करते हैं, फटाफट से कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले बताओ बच्चों, ये फैक्ट्री 24/7 काम करे तो कितनी क्वांटिटी बना सकती है? तो मेरे हिसाब से कैलकुलेशन ऐसे करनी चाहिए ना मुझे, 365 दिन काम करेगी, 8 घंटे की ड्यूटी, 3 शिफ्ट हैं, 1 घंटे में 1500 क्वांटिटी, ये इसकी मल्टीप्लाई कर देगा। तो सबसे पहले सॉल्यूशन लिखो सभी बच्चे, दिस टाइप लिखो बच्चों, इंस्टॉल्ड कैपेसिटी। सॉल्यूशन नंबर 1 लिखो इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, 1500 यूनिट पर आवर बनाएगी, 8 घंटे मतलब 24 घंटे खुली रहेगी कंपनी, और 365 दिन अगर खुली रहे हमारी कंपनी, हमारी फैक्ट्री 365 दिन तक काम करती रहे, तो हम पूरे साल में बताओ बच्चों 1,31,40,000 क्वांटिटी बना देंगे ना। अगर एक दिन की भी सांस नहीं ले, वो पैसे वाली बात बता दी ना मैंने, एक्स अमाउंट का वाई बना देंगे ऐसे मल्टीप्लाई करते करते। आदमी इस कैलकुलेशन में मन में खुश बहुत हो जाता है इस कैलकुलेशन से, लेकिन मन में जो खुश हो जाता है ना, धरातल पे उतना उतर नहीं पाता है। तो ये फैक्ट्री का मालिक क्या सोच रहा है, ओहो अपन तो भाई साहब इतनी क्वांटिटी पूरे साल में प्रोड्यूस कर देंगे, क्या बात करते हो। एक आपने वो पढ़ा है क्या बच्चों कहीं भी फेसबुक इंस्टाग्राम पे, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वो मीम्स देखे कभी आपने? जरूर देखे होंगे, है ना, एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी, वही वाली सिचुएशन हो जाती है। ये एक्सपेक्टेशन है, मल्टीप्लाई कर लो, क्या बाप का खर्चा थोड़ी जाता है, करते रहो मल्टीप्लाई, काम करना बड़ा मुश्किल है। फिर बोला भाई ये है प्रैक्टिकल, प्रैक्टिकल मतलब 1500 क्वांटिटी तो हम बना देंगे 1 घंटे में, लेकिन काम 7 घंटे ही हो पाएगा। 1 घंटे तो लंच टाइम, स्मोकिंग, शिफ्ट चेंज, रेस्ट उसके अंदर खत्म हो ही जाएगा। मतलब यहाँ पे भी देख लेंगे ना, 60 मिनट की क्लास में 52-53 मिनट की ही क्लास हो पाती, सिंपल बात। और 3 शिफ्ट हैं तो 3 बार लोग आएंगे, 7-7 घंटे, मतलब 24 घंटे में से 21 घंटे ही काम करना पॉसिबल हो पाएगा, 7 या 21 घंटा ही काम करना पॉसिबल हो पाएगा। लेकिन 365 दिन काम नहीं कर पाएंगे, इसमें से 52 और 12 दिन काम
छुट्टियां रहेंगी, फैक्ट्री बंद रहेगी, तो बंद रहेगी तो अचीव नहीं की जा सकती है। तो अचीव मतलब प्रैक्टिकल, तो हम इतनी ही क्वांटिटी अचीव कर देंगे ऐसा मानना है, ये भी मेरी एक्सपेक्टेशन है। 94,81,500 क्वांटिटी बना देंगे, बना देंगे 94,81,500। लेकिन बच्चों एक्सपेक्टेशन वर्सेस रियलिटी क्या है? रियलिटी देखो, मैं दिखाता हूं रियलिटी क्या है। इस कंपनी की रियलिटी क्या है? एक्चुअल बनाई है 81,50,000, एक्सपेक्टेशन 94,81, उससे बड़ी एक्सपेक्टेशन 1,31,00,000 है। अब वो गाना बजना चाहिए यहाँ, इट्स माई लाइफ नाउ और नेवर, है ना, वो वाला मीम्स बनना चाहिए यहाँ पे। इतनी एक्सपेक्टेशन बच्चों, ये रियलिटी है। तो बताओ बच्चों हम कितनी अचीव कर पाए थे? हमारी बड़ी वाली एक्सपेक्टेशन तो ये थी, इससे सीधा यहां तो बताओ कितना परसेंट ही हम एक्चुअल में ये कंज्यूम कर पाए? 62.0 और 2, 62.0 और 2। इतनी यूज कर पाए एक्चुअल में। लेकिन नॉर्मली हम हर साल कितनी यूज करते थे? हर साल मतलब पास्ट ईयर का ट्रेंड एनालिसिस, पास्ट ईयर का डेटा, हम हर साल नॉर्मल पास्ट ईयर का एवरेज। तो बच्चों ये एवरेज क्वेश्चन में गिवन है, सबको जोड़ लो और ये 5 साल का है, तो हर साल हम 76,51,000 क्वांटिटी ही बना पाते हैं। तो सारी कैपेसिटी हमने निकाल दी है, अब रिपोर्टिंग करनी है बच्चों। आओ फटाफट से निकालिए इसको, अब रिपोर्टिंग करेंगे इसकी। देख लिया यहां तक सबने? चले आगे। हाँ जी जवानों फटाफट बताओ, यहां तक लिख लिया गया? वेरी गुड पूजा। अब बच्चों मेरे को कुछ रिपोर्टिंग करनी है, मेरे को आइडल कितनी रही, ताकि मैं अपनी फर्म को एज ए कॉस्ट ऑडिटर, मैं अब जिस फर्म का मैं ऑडिटर हूं उसको मैं सजेस्ट कर सकूं कि तुम्हारी आइडल इतनी है, तुम इसको थोड़ा सा और बढ़ा लीजिए, या ये रीजन है। तो हम अपने रीजन को 2 कैटेगरी में बांटेंगे। तो 3 डब्बे बनाओ। सबसे पहले इंस्टॉल्ड कैपेसिटी, ये एक्सपेक्टेशन, दिस इज रियलिटी, इट्स माई लाइफ नाउ और नेवर, है ना, ये वाली है रियलिटी। और बीच में रख दीजिए प्रैक्टिकल, जो अचीव की जा सकती थी। अच्छी प्रैक्टिकल का ही दूसरा नाम था अचीवेबल। मैंने कहा ठीक है भाई, देखो इस गैप को तो अचीव किया ही नहीं जा सकता था यार, 52 छुट्टी तो होंगी होंगी, 12 छुट्टियां तो होली दिवाली की होंगी होंगी, तो नॉर्मल छुट्टियां हैं, तो नॉर्मल तो मतलब नॉर्मल आइडल टाइम है ये, तो इसके ऊपर मैनेजमेंट का कोई कंट्रोल नहीं है, ये तो जायज है, इनहेरेंट है, छुट्टी होंगी ही होंगी। तो बच्चों इन दोनों का जो गैप है वो कहलाएगा नॉर्मल आइडल, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। लेकिन छुट्टियां काट के ये एक्सपेक्टेशन तो थी ना, लेकिन अचीव हुआ ये। इन दोनों का गैप है, इसमें मैनेजमेंट का कंट्रोल है, होना चाहिए था। मैनेजमेंट ने सही से काम नहीं किया, लोगों को टाइम पे ड्यूटी पे नहीं बुलाया, या मिसमैनेज हुआ, उसके कारण ये आप गैप जनरेट हो गया। इस गैप का नाम होगा अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी, अब नॉर्मल आइडल कैपेसिटी। डायग्राम में ही लिख लीजिएगा, अब एग्जाम में तो ये टाइप करना पड़ेगा आपको, इंस्टॉल माइनस। तो आपको अब ध्यान रह जाएगा इस चार्ट से कि कौन से वाले गैप का क्या नाम था। पहले वाले गैप का नॉर्मल आइडल नाम है, दूसरे वाले का अब नॉर्मल आइडल नाम है, अब नॉर्मल आइडल नाम है।
हो गया भाई यहां तक? चलिए पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, पहला क्वेश्चन कंप्लीट है। दूसरा क्वेश्चन बच्चों आपको एक छोटा सा मैं होमवर्क देके जाता हूं, तीसरा तो आपसे होगा नहीं। दूसरा क्वेश्चन बच्चों एक बार मैं पढ़ के जा रहा हूं, एक होमवर्क है आपके लिए। देखो इसके अंदर एक रिपोर्टिंग बनानी है आपको। रिपोर्टिंग कैसे बनानी है? क्वेश्चन नंबर 2 में बोलता है कि एक हमारी कंपनी है एक सीमेंट की वाली, और इसमें 2 साल का आपको डेटा दे दिया, 17 से 18 पे। और लास्ट में आपसे क्या पूछा है, आप इस डेटा को पढ़ के आप बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन स्टेटेड अबव कॉस्ट ऑडिटर, आप एक कॉस्ट ऑडिटर हैं, यू आर रिक्वायर्ड टू ऑफर योर कमेंट। आपको इस कंपनी को बताना है कि क्या क्या चीजें तुम्हारी खराब हैं, क्या क्या चीजें तुम्हारी सुधारने की जरूरत है। तो द परफॉर्मेंस बतानी है बच्चों कंपनी की, एंड सजेस्ट योर इंप्रूवमेंट। और आपको बताना है कि भैया तुम ये लोग ये काम कर लो ना, तुम्हारा काम बन जाएगा। तो आपको क्या करना है, सभी इंडिविजुअल आइटम की एक रिपोर्टिंग बना के लानी है। करना कुछ नहीं है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से तो कुछ नहीं करना है इसमें। जैसे रेटेड कैपेसिटी रेटेड मतलब इंस्टॉल, पहले भी हम 80, और ये है मेट्रिक टन में, 80 मेट्रिक टन बना सकते थे, 80 मेट्रिक टन बना सकते थे। लेकिन मशीनों का ब्रेकडाउन हो गया कितने घंटे का, पहले वाले साल में इतने घंटे मशीन ब्रेकडाउन हुई, दूसरे वाले में इतने मशीन, मतलब मशीन ब्रेकडाउन इंक्रीज हो गया, मशीन ब्रेकडाउन इंक्रीज हो गया। तो हम अपने कॉस्ट ऑडिट की जब रिपोर्ट बनाएंगे तो उसमें लिखेंगे कि इस कंपनी का मशीन ब्रेकडाउन है ना वो ज्यादा हो रहा है, कितने परसेंट से ज्यादा हो रहा है, तो दोनों का गैप निकाल के आप परसेंटेज इंक्रीज बता देंगे। दूसरा मेंटेनेंस के घंटे हैं, वो पहले 442 घंटे में काम हुआ था, अब 247, ये काम ठीक है, मेंटेनेंस अपने प्लांट मेंटेनेंस को थोड़ा सा कम कर दिया है, ठीक है। उसके बाद में पावर की जो समस्याएं थी वो पहले इतने घंटे थी, अब इतने घंटे थी, मतलब हर चीज का आपको निकालना है परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज, ऐसे करके सभी चीजों का एक एक करके सभी चीजों का। कैपेसिटी यूटिलाइजेशन देखो पहले 82% यूटिलाइज किया था, अब 62% यूटिलाइज किया। तो आपको क्या करना है, घर पे जाके ये क्वेश्चन को पढ़ना है और ये सब के आपको परसेंटेज चेंज निकालने हैं, परसेंटेज चेंज निकालने, और यही आप बताएंगे अपनी कंपनी को कि आपकी ये चीजें इतने इतने परसेंट से कम ज्यादा हो रही हैं, इनके ऊपर थोड़ा दिमाग लगाइए और कंपनी आने वाले समय में अपने आप से सुधार करेगी। ठीक है। इलस्ट्रेशन नंबर 2 आपका होमवर्क है, एक बार पढ़ के इसको आप जरूर करके आएंगे। 3 आपसे नहीं होगा, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन है, ये आप मेरे साथ करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो जवानों आज के लिए इतना ही, थैंक यू वेरी मच। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आई होगी, ठीक है। तो ये लाइव क्लास मिस मत करना, हालांकि रिकॉर्डेड बैकअप भी देता हूं मैं आपको, और नोट्स प्रॉपर तरीके से बनाना है, मेरा नोट्स वो प्रिंट करा के रखने हैं वो वाले, और साथ में एक मोड कॉपी लगानी है आपको जिसमें मैं क्वेश्चन आंसर आपको करवाऊंगा। ओके, तो एक ही क्वेश्चन होमवर्क है अभी बच्चों आज के लिए, इलस्ट्रेशन नंबर 2 एक ही होमवर्क है आपके लिए। ओके जी, प्राचीज पूजा वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। तो आपसे मिलेंगे जवानों कल, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, बाय बाय। टन टन करो एंजॉय, नया साल आ गया है, कर कोई प्लान वालाने का तुम्हारा नए साल का, नए आने वाले साल को सलाम है भाई, नए साल का तुम्हारा क्या प्लान है? सर महिमा कहाँ जाएंगे नए साल में आप? डीसीसी के अंदर मैं फंक्शन कर रहा हूं एक नए साल पे, कर लें क्या? अच्छा अगर लीव मिल जाए तो। ओहो महिमा तो जॉब वाली हो गई है भाई, आपकी महिमा अलग है, अब नौकरी वालों को छुट्टी नहीं मिलती है भाई, छुट्टी वुट्टी नहीं मिलेगी नौकरी वालों को, नौकरी वाले बेचारे बस अब जिंदगी में यही रह जाएगा, कोई बुलाएगा बोला छुट्टी नहीं है, दिक्कत है। चलो करो एंजॉय नए साल को, मिलते हैं आपसे 2022 में, ठीक है। रात झपकते ही अपनी न्यू ईयर हो जाएगा। ओके जी, थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय।